गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 12th क्लास का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ओम्स लॉ। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फिजिकल कंडीशन होती है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारे क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या एट कॉन्स्टेंट फिजिकल कंडीशन क्या होता है, कोई अगर हमने कंडक्टर ले लिया, मान लो ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हमने क्या करा, एक बैटरी अटैच कर दी, जिस बैटरी का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो जैसे ही हमने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल प्रोवाइड करा, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर या एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, तो जितना ज़्यादा इसका वोल्टेज होगा उतना ही ज़्यादा इस सर्किट के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। जितना कम पोटेंशियल होगा उतना कम करंट जो है सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाइड अक्रॉस इट एंड प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन विल रिमेन सेम। तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है, कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। कब? जब सारी फिजिकल कंडीशन जो है हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आया कि करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। इसका क्या मतलब है, अगर वी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, अगर वी कम होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, सेम बात है। तो जैसे ही हमने इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, इक्वल टू का साइन आया और कांस्टेंट आया आर, तो फॉर्मूला क्या बना ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल ले तो ये I क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो V अपॉन आई इक्वल टू V अपॉन आई इक्वल टू आर, जहाँ पर R क्या है हमारा कांस्टेंट, R क्या है हमारा कांस्टेंट, R क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना, करंट के फ्लो को रेजिस्ट करना। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट जो है सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होगा। मान लो यहाँ पर कंडक्टर है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगातार इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो इस करंट के फ्लो को रोकने के लिए क्या होता है, एक अपोजिशन फोर्स लगती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में करंट मूव करेगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसी अपोजिशन फोर्स लगती है जो क्या करती है, इस करंट के मोशन को रोकती है। तो उस अपोजिशन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो जैसे कि मान लो ये यहाँ पर, मान लो ये हमारा टैब है, सॉरी यहाँ पर क्या है हमारी, मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, उस पाइप के अंदर लगातार वाटर फ्लो हो रहा है, मैंने यहाँ पर एक वॉल बना दी, तो क्या होगा, ये वाटर जो है इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो बैरियर क्या कर रहा है, जैसे इधर से पानी आ रहा है इससे टकराकर वापस जा रहा है, तो ये बैरियर क्या कर रहा है, इसको अपोजिशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। सेम इसी तरह से रेजिस्टेंस का भी काम होता है। रेजिस्टेंस क्या करते हैं, कैसी अपोजिशन फोर्स प्रोवाइड करता है करंट को, जो करंट के फ्लो को रोक देती है। जिस डायरेक्शन में करंट हमारा मूव करता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, हमारा रेजिस्टेंस। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यूज़ करके ओम्स लॉ की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, लेट अस V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया A। हमने कंडक्टर कंसिडर कर लिया जिसका पोटेंशियल है V, लेंथ है L एंड एरिया क्या है A। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल टू A NEVD, जहाँ पर I इक्वल टू ANEVD का फॉर्मूला पुट कर दिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, ये अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देख लो। तो VD का फॉर्मूला ये था, हमने पुट कर दिया। तो E क्या हो गया, E स्क्वायर, तो I आ गया ANE स्क्वायर, E टाउ एवरेज अपॉन M।
हमें पता है ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन। तो ई इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी क्या है वी, डी एक्स क्या होता है एल। आई इक्वल टू, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस ई की वैल्यू को पुट कर देंगे, ए एज इट इज़, एन एज इट इज़, ई का स्क्वायर और यहाँ पर भी ई स्क्वायर। अब इस ई की जगह हम क्या करेंगे, वी बाय एल पुट करेंगे, टाउ एवरेज अपॉन एम एज इट इज़। तो हमने क्या किया, ए एन ई स्क्वायर और एल एम इसको कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। आर कांस्टेंट एंड फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर टाउ एवरेज इज ऑल्सो कांस्टेंट, इसको हमने कांस्टेंट मान लिया। तो जब ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी तो टाउ एवरेज भी क्या रहेगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। इसको हमने कांस्टेंट मान लिया और ये कांस्टेंट हमने किसके इक्वल मान लिया, आर के इक्वल, किसके इक्वल, आर के इक्वल मान लिया। तो हमने क्या किया, इस पूरी टर्म के, इसकी जगह हमने क्या पुट किया, आर पुट किया, ये साथ में टाउ एवरेज भी है। तो इसके साथ v को छोड़ के जितनी भी टर्म है हमने उसको क्या पुट कर दिया, आर पुट कर दिया। तो जैसे आई, ये सारी क्या पुट कर दी हमने, आर। अब ये आर उधर जाके क्या आ गया, मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गया, आई आर इक्वल टू वी। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आया, v इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r क्या बनेगा, v, r बनेगा v अपॉन आई, ठीक है, v एज इट इज़। और i की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये i की वैल्यू इस पूरी को पुट कर देंगे, v अपॉन में i की वैल्यू क्या है, a n ई स्क्वायर v टाउ एवरेज अपॉन एल एम। तो v से v कैंसिल हो गया, बचा क्या, एल एम अपॉन में ए एन ई स्क्वायर वी टाउ एवरेज, ये हमारा ये आ गया। तो ये क्या था हमारा, ओम्स लॉ प्रूव हो गया। क्या था ओम्स लॉ, v इक्वल टू आई आर, यहाँ से भी क्या आ गया, v इक्वल टू आई आर। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को कौन रोक रहा है, करंट के फ्लो को जो अपोजिशन फोर्स प्रोवाइड हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला v अपॉन आई, एस आई यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम। डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये होगा, आपने 11th क्लास में डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखा होगा, तो वहाँ से कैलकुलेट करके देखना है। अगर नहीं समझ में आता तो आपने क्या करना है, कमेंट में बताना है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। सिंबल क्या है रेजिस्टेंस का, ये सिंबल होता है। अगर इस तरीके का रेजिस्टेंस है उसको बोलते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये लगा हो तो इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर ऐसे एरो बनाओ तो ये क्या हो गया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, एटम इन कंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर लगातार जो कंडक्टर है ना, जो एटम होता है, एटम के अंदर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है इक्वल होते हैं। किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो और एटम क्या बनता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनता है। तो टोटल चार्ज कितना आता है एटम पर, 0, न्यूट्रल। तो एटम इन कंडक्टर आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कंडक्टर के अंदर जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सो एज सुन एज इलेक्ट्रॉन लीव द एटम, जितनी जल्दी जो है एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन लीव होएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है एटम से निकलेंगे, द एटम विल गेट पॉजिटिव चार्ज। तो एटम पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये हमने 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये क्या कह रहा है, एज सुन एज, जितना ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है एटम को छोड़ कर जाएंगे, एटम में से निकलेंगे, तो एटम पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस पॉजिटिव चार्ज आयन विल प्रोवाइड अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुकेगा तो करंट का फ्लो रुकेगा, क्योंकि करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। द फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज आयन इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब जैसे ही वो फोर्स लग रही है, तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज का आपस में कोलिजन हो रहा है,
उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब क्या है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एल बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एल कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया, मतलब रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, अब दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। कांस्टेंट को हटाया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया, इक्वल टू का साइन आया और एक कांस्टेंट आया, तो क्या बना, आर इक्वल टू रो L/A। ये क्या है, इसको बोलते हैं रो। रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये किस पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल के नेचर पर और मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। 1 यूनिट एरिया के अंदर या फिर 1 यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर के अंदर कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। रेजिस्टिविटी का काम क्या होता है, किसी भी मटेरियल के अंदर क्या प्रोवाइड करना, रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टिविटी का काम क्या होता है, किसी भी मटेरियल को, किसी भी कंडक्टर को क्या प्रोवाइड करना, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। फॉर्मूला क्या था, आर इक्वल टू रो L/A। रो क्या है हमारी, ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी, ये ए डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, एल मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो क्या बनेगा, RA/L। तो रो का फॉर्मूला गया RA/L, डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करके रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेना। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पर और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड कर रही है। इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करी, कंडक्टर के डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करी, मतलब उसके लेंथ पर, एरिया पर, या फिर उसके पोटेंशियल पर, या फिर उसके करंट पर, मतलब उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करी, उसके लेंथ, एरिया, ब्रेथ, हाइट उस पर डिपेंड नहीं करी, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं कर रही। तो रेजिस्टिविटी, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, कैसे रेजिस्टिविटी अफेक्ट हो रही है, कौन रेजिस्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू IR। यहाँ से R की वैल्यू क्या आई, I मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो V/I आई। R इक्वल टू V, I का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू A NEVD, ये A NEVD यहाँ पर हमने पुट कर दिया। यहाँ पर हमने पुट कर दिया। उसके बाद VD का फॉर्मूला क्या होता है, VD का फॉर्मूला होता है E टाउ एवरेज अपॉन M। तो इस VD की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो V यहाँ पर V एज इट इज़, NE एज इट इज़, AB एज इट इज़। VD क्या था, EE टाउ एवरेज अपॉन वाला 1 ऊपर चला गया यहाँ पर। अब V से, ये देखो V से V कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर, LM/NE² टाउ एवरेज, ये बचा यहाँ पर। तो कौन रेजिस्टिविटी को इफेक्ट करेगा, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से हमने निकाल लिया। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपने इन क्वेश्चंस की, इन टॉपिक की प्रैक्टिस करके देखनी है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।